अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एन अदर वीडियो। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जीडीपी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स जो रिमेनिंग हमारे पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जो वीडियो होगी हमारी, ये जीडीपी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस पार्ट 2 होगी। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे और कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। जैसे कि अब जनरल रिक्वायरमेंट्स यूजिंग इनडिलेबल इंक, ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी फिल्ड आउट इन इनडिलेबल ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर लॉन्ग टर्म लीजिबिलिटी। तो ये पॉइंट जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हम जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर जो भी चीज़ें फिल्ड आउट करेंगे तो वो हम बॉल पॉइंट जो है पेन यूज़ करेंगे। हम इस तरह की कोई भी पेन यूज़ नहीं कर सकते जो जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म ना हो। तो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म होती है। तो डू नॉट यूज़ पेंसिल और इंक दैट कैन बी रेस्ड। हमें कोई भी पेंसिल या इस किस्म की इंक जो है वो यूज़ नहीं करनी है जो कि टाइम के बाद जो है वो मिटना शुरू हो जाए। तो ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो उसके बाद हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट्स में है, जीडीपी की जनरल रिक्वायरमेंट्स में है एलिजिबल हैंड राइटिंग एंट्रीज। ए डॉक्यूमेंट इज अनयूजेबल इफ कैन नॉट बी रीड, सो केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट हैंड राइटिंग इज लीजिबल। ज़्यादातर ये होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर के हमारे पास हैंड राइटिंग एंट्रीज भी काफ़ी सारी होती हैं बीएमआरस पीपीआरस के अंदर। तो इसमें है कि डॉक्यूमेंट अनयूजेबल होता है अगर उसे कोई रीड ना कर सके। तो फिर जो है हमें हैंड राइटिंग जो है इस तरह की लिखनी चाहिए जो कि सबको समझ में आए। जब रीड करने वाला उसे रीड करे तो इजीली उसे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी हैंड राइटिंग है उसको पढ़ने के लिए सिर्फ उसको ही बुलाना चाहिए और उसको ही समझ में आए। तो इस तरह की जो है हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल जो है केयर के साथ इस तरह से लिखना चाहिए कि जैसे सबको पढ़ने में आए। ऑल एंट्रीज मस्ट बी मेड एट द टाइम द टास्क आर परफॉर्म्ड एंड शुड बी लेजिबली साइन एंड डेटेड। ये पॉइंट हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम डेटा इंटीग्रिटी जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हम ये पॉइंट बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जो है हमें जो भी टास्क जो है वो परफॉर्म करनी है तो उसकी जो जीएमपी रिकॉर्ड्स हैं उसके साथ साथ ही मेंटेन करने होते हैं, उसकी एंट्रीज भी उसी के साथ करनी होती हैं विद साइन एंड डेट। The same is used for electronic documents and records. Language should be clear and unambiguous. तो जो भी एंट्रीज हैं या जो भी ये बात हो रही है तो वो सेम है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के लिए और वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल जो है वाजे होने चाहिए। आगे चलते हैं रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग। तो ये रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग जो है वो जीएमपी रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड एक्यूरेट, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड शुड बी रिव्यूड बाय समवन हु परफॉर्म द टास्क एंड हैज द प्रॉपर नॉलेज। ये इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी भी एंट्री की जा रही है, वो करेक्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट जो है वो जो रिव्यू करने वाला है वो उसको जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। ए सिग्नेचर एंड डेट बाय द रिव्यूअर अप्रूवर कंफर्म दैट द रिव्यू हैज बीन टेकन प्लेस। जो सिग्नेचर होगी डेट के साथ वो ये जो है जाहिर करेगी, ये उससे ये कंफर्म हो जाएगा जो जिसने रिव्यू किया है या अप्रूव किया है तो वो बिल्कुल कंफर्म है। जब साइन को देखेंगे तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होगा। अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क एंड कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ ए कंप्लीट टास्क। जो अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है यूज नहीं करना चाहिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक एसओपी है, वो एसओपी अप्रूव नहीं है और आप कोई भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं उस एसओपी के बिना पर,
तो वो जो है टास्क भी आपका इनकम्प्लीट होगा और वो जो टास्क आपने किया है वो जो है टास्क जो है वो एज अ कंसिडर्ड, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय सिग्नेचर। हैंड रिटन सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक टू द इंडिविजुअल एंड लिस्टेड विद इन द सिग्नेचर टू इंश्योर दैट द सिग्नेचर इज ट्रेसेबल टू कंसर्न एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, हैंड रिटन सिग्नेचर्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात नहीं हो रही, हैंड रिटन सिग्नेचर की बात हो रही है, वो मस्ट बी यूनिक, एक दूसरे से यूनिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दो लोगों की सिग्नेचर एक जैसी हो। तो उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये होता है कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट होती है ऑथराइज्ड पर्सन्स की, जिसमें उसके सिग्नेचर्स होते हैं। तो हम वो सिग्नेचर, अगर किसी ने किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर की हुई है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये सिग्नेचर जो है इस पर्सन की है। तो जो है इसमें ये है कि जो एम्प्लॉय की सिग्नेचर है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, उससे पता चले। वैसे तो ये होता है कि जब सिग्नेचर की जाती है तो उसके साथ नाम भी लिखा जाता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय नाम लिख के सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद जो है उसके नीचे डेट डाल देते हैं। तो ये ऑथराइज्ड पर्सन्स के लिए होता है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे वही सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद है एनी एम्प्लॉय शुड नॉट बी परमिटेड टू साइन फॉर अनदर मेंबर टू स्टाफ अनलेस डेलीगेटेड, सिग्नेचर मस्ट नेवर बी फॉर्ज्ड। अगर कोई एम्प्लॉय है उसको ये परमिशन नहीं होती कि वो किसी दूसरे स्टाफ मेंबर की जगह पे साइन करे जब तक कि वो डेलीगेटेड ना हो उस पोस्ट के लिए या ऑथराइज ना हो। तो इस पॉइंट का मकसद ये है कि सिग्नेचर मस्ट नेवर बी फोर्स्ड। तो उसमें जो है जाली सिग्नेचर जो है वो नहीं करने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब है डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन के कुछ पॉइंट्स। Clear and concise titles should be used for headings, tables, graphs, etc. आप जो भी टाइटल यूज करेंगे वो डॉक्यूमेंट के लिए वो बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए और जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हेडिंग्स के लिए या टेबल्स या ग्राफ्स के लिए। उसके बाद है फुल टेक्स्ट स्पेलिंग विद द एब्रीवेशन इन ब्रैकेट्स शुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कोई आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं तो वो जब डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो उसके फर्स्ट पेजेस के साथ जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो उसके ब्रैकेट में उसकी एब्रीवेशंस भी जो है लिखेंगे। द एब्रीवेशन में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फुल टेक्स्ट इन द रिमेनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो एब्रीवेशन है वो बाकी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट के पेजेस हैं उसमें आप जो है शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, पर यह ध्यान रहे कि आपके जो फर्स्ट पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट्स में उसमें अगर आप रिपीटेड जो है वो एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट उसकी जो है ब्रैकेट में एब्रीवेशन यूज करेंगे और आगे आप जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसको। ऑल डॉक्यूमेंट शुड हैव द सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट में जो है सिग्नेचर होनी चाहिए और उसमें डेट होनी चाहिए जिस पर्सन ने जो है वो डॉक्यूमेंट जो है बनाया है, प्रिपेयर किया है। रिव्यूड द डॉक्यूमेंट एंड अप्रूव द डॉक्यूमेंट। और यही चीज है, अगर रिव्यूअर कोई रिव्यू कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को तो उस पर्सन के भी साइन होनी चाहिए विद डेट, और जो उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर रहा है उसके भी साइन होनी चाहिए विद डेट। ऑल मास्टर डॉक्यूमेंट शुड हैव एन इफेक्टिव डेट, अप्रूवल डेट एंड करंट वर्जन नंबर। जो भी मास्टर डॉक्यूमेंट होते हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होते हैं, तो उसकी एक इफेक्टिव डेट जो है लाजमी उसमें होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट इस टाइम के बाद जो है वो इफेक्टिव है। उसके बाद अप्रूवल डेट और जो है करंट वर्जन नंबर भी उसका मौजूद होना चाहिए उसके साथ। तो डॉक्यूमेंट एक वर्जन नंबर होता है जिससे ट्रेसेबिलिटी हो जाती है उस डॉक्यूमेंट की। हर एसओपी, हर डॉक्यूमेंट का एक वर्जन नंबर जो है वो अलग होता है, जो कि इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज जो है वेरी करता है। उसके बाद है रेस्पेक्टिव एसओपीज शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो ये पॉइंट्स हैं ये भी प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ही हैं। रेस्पेक्टिव एसओपीज शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये होता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर जो है एक रेस्पेक्टिव जो है एसओपी होती है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की,
उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है प्रिपरेशन के टाइम उसकी जो फॉन्ट साइज़ होगी वो इतनी होगी, उसका जो हेडर होगा, फुटर होगा, ये इस साइज़ का होगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मौजूद होती हैं। तो जब डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन की जाए तो एसओपी को मस्ट जो है वो फॉलो किया जाए। वर्ड्स दैट एवरीवन अंडरस्टैंड शुड बी यूज्ड। अनफेमिलियर वर्ड्स रिड्यूस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिटन। वर्ड्स जो है इस तरह के यूज नहीं करना चाहिए जो अनफेमिलियर हो या फिर किसी दूसरे को समझ में ना आए। तो इस ऐसे वर्ड्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के वर्ड्स यूज करना चाहिए जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक हो और जो कोई भी पढ़े उसे तो आसानी से पढ़ सके। Definitions of abbreviations should always be included in the document for a reference. Definitions और abbreviations जो है हमेशा यूज करनी चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर for a reference. ठीक है, this is most effectively done by including the definitions in the table format at the start or end of the document. ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है कि आप जब डेफिनेशंस या एब्रीवेशंस किसी भी डॉक्यूमेंट की बनाते हैं तो वो तो या तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ही दे दें या फिर डॉक्यूमेंट के एंड में दे दें वो सारी चीज़ें, एब्रीवेशंस एंड डेफिनेशंस। उसके बाद इंश्योर दैट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट स्क्यूज्ड इनटू ए स्मॉलर एरिया जस्ट टू लिमिट पेज नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं वो छोटे नहीं होने चाहिए। तो स्मॉलर का मतलब ये है कि वो बिल्कुल जिसको आप सुकड़ जाना कह सकते हैं हम, इस तरह के नहीं होना चाहिए कि आपके जो फॉन्ट साइज जो है वो आपका बिल्कुल छोटा आ जाए या फिर एक ही जगह पे मखसूस हो जाए। तो आप ये चीज़ें इस तरह की जाएं कि फॉन्ट साइज छोटा कर दिया जाए कि हमारे पेज नंबर्स जो हैं वो कम हो जाए। तो डॉक्यूमेंट्स विद स्मॉल मार्जिन्स एंड नो स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड हेडिंग्स कैन बी डिफिकल्ट टू लुक एट, हार्ड एंड स्लोअर टू रीड। आप जब फॉन्ट साइज छोटे कर देते हैं तो वो डिफिकल्टी होती है पढ़ने में और जो है बहुत टाइम भी लग जाता है उसको पढ़ने के लिए। तो जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट टाइप है वो इस तरह से यूज करना चाहिए कि जो ऑल यूजर्स हैं उसके लिए बिल्कुल जो है रीडेबल होना चाहिए, जो भी पढ़े उसको आसानी से पढ़ सके। तो स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर प्रॉपर, और जो फॉन्ट साइज है वो भी नॉर्मल होने चाहिए, बिल्कुल छोटे नहीं होने चाहिए फॉन्ट साइज। ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी प्लान्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द इफेक्टिव डेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक प्रोटोकॉल है या एसओपी है, उसकी जो है अप्रूवल होती है, किसी भी कोई भी अप्रूव करता है उसे ज़्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस के पास ही अथॉरिटी होती है अप्रूवल की। तो जब अप्रूव की जाए कोई भी एसओपी, मतलब अप्रूव होने से पहले जो है उसकी ट्रेनिंग कभी नहीं देनी चाहिए। और उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी इफेक्टिव डेट, मतलब कोई एसओपी बनाई गई है तो उसमें ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जो है वो दी जाती है सारी एसओपीज, तो उसकी एक इफेक्टिव डेट होती है। फॉर एग्जांपल कि ये कल से एसओपी जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी, तो उसकी इफेक्टिव डेट से पहले जो है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देनी चाहिए और उसकी अप्रूवल के बाद ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, अप्रूवल से पहले उसकी ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। उसके बाद है इशुएंस एंड रिट्राइवल ऑफ जीएमपी रिकॉर्ड्स। अब जीएमपी रिकॉर्ड्स जो है वो इशू भी किए जाते हैं और जो अपलीट होते हैं डॉक्यूमेंट या फिर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो रिट्रीव भी किए जाते हैं। तो ऑल द फॉर्म्स एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी शुड बी पार्ट ऑफ रेस्पेक्टिव एसओपीज। जो ये सारी चीज़ें फॉर्म्स हैं या कोई भी एक्टिविटी है तो वो एसओपी का पार्ट होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपनी मर्जी से जो है वो यूज नहीं कर सकते। QA मेंटेन द लिस्ट ऑफ जीएमपी इम्पैक्टिंग फॉर्म्स एंड इट्स एसोसिएटेड एसओपी। QA जो है वो मेंटेन करता है लिस्ट जो है जीएमपी इम्पैक्टिंग फॉर्म्स की और जो उसकी एसोसिएटेड एसओपीज होती हैं। रिकॉर्ड्स फॉर इशुएंस एंड रिट्राइवल ऑफ सच फॉर्म्स शुड बी मेंटेन्ड। इसमें यह होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस के पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट की इशुएंस
कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन को जो है इशू किया गया या इस पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को रिसीव किया, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया गया, मतलब जो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट्स था, उसको जो है वापस जब लिया गया तो वो भी रिट्राइवल की सिग्नेचर के साथ जो है लिए जाते हैं, उसकी रिसीविंग के साथ। जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो भी रिसीविंग के साथ होता है, और रिट्रीव जो किया जाता है उसकी भी रिसीविंग होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग द टाइम एंड डेट इन जीएमपी रिकॉर्ड्स। जो भी जीएमपी रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है टाइम जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। द टाइम शुड बी एंटर्ड इन 24 और साइकिल। रिकॉर्ड टाइम इन HHMM फॉर्मेट, ये और आवर और जो है मिनट्स की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 11:05 AM शुड बी रिटन एज 11:05। जो 11:05 AM है वो जो है 11:05 ही लिखा जाएगा उसको, और 11:05 PM शुड बी रिटन एज 23:05। तो ये जो है 24 आवर साइकिल होता है, इसमें जो है टाइम जो है वो इस तरह से लिखना चाहिए। तो जिसको कंफ्यूजन होती है 23 या 24 में, तो उसका सिंपली यही होता है कि आप अगर आपके पास 23 है तो आपको नहीं पता, आपको मतलब 23 आपको नहीं पता कि 11 है 12 है क्या है, तो आप सिंपली ये करते हो कि 23 माइनस 12 आप कर दें। कोई भी फिगर हो आपके पास, वो भले 13 हो, 14 हो, 15 हो, उसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 12 तो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपका जो है टाइम होगा। जैसे कि 23 माइनस 12 तो 11 हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। द डेट शुड बी एंटर्ड इन DDMMYY। तो ये DD का मतलब डेट है, MM का मतलब मंथ है, Y का मतलब ईयर है। Format, for example, 27th July 2013 should be written 27/7/13. Place 0 before the digit if the digit is less than 10 for the recording of date. तो जो डेट का फॉर्मेट है वो इस तरह से यूज किया जाएगा, पहले डेट आएगी, उसके बाद आपका मंथ आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। अगर कोई डिजिट जो है 10 से कम है तो उसके पहले आप 0 लगा देंगे। तो जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर जो है टाइम और जो डेट है वो इस तरह से आप लिखेंगे। डेटा रिकॉर्डिंग इन जीएमपी रिकॉर्ड्स। डेटा शुड बी रिकॉर्डेड ओनली इन द फॉर्मेट डेली इशूड एंड अप्रूव्ड बाय क्वालिटी एश्योरेंस। जो डेटा है वो रिकॉर्ड जो किया जाएगा वो जो है विद अप्रूवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किया जाएगा। एंट्रीज इन द लॉग बुक शुड बी मेड इन chronological order. entries should be never be pre-completed. जो एंट्रीज हैं लॉग बुक के अंदर, जो विद टाइम टू टाइम आप जो है उसको एंट्रीज करेंगे, और जो है कोई भी टास्क फॉर एग्जांपल अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उसकी एंट्री आपने पहले से कर दी है, तो इस तरह भी आप लॉग बुक में उसकी एंट्री जो है नहीं कर सकते। वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आप जो है एंट्री करेंगे उसकी। डेटा रिकॉर्डिंग शुड डन बाय ट्रेन्ड एंड ऑथराइज्ड पर्सनल। जो डेटा रिकॉर्डिंग है या डेटा एंट्री है वो ट्रेन्ड और ऑथराइज्ड पर्सनल ही करेंगे। उसके बाद अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी शुड बी रिकॉर्डेड, साइन एंड डेटेड। अगर कोई अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द टास्क, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर और विद साइन एंड डेट। सेम शुड बी रिपोर्टेड टू द एरिया पर्सन इन चार्ज एंड क्यूए। अगर कोई ऐसी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन होती है तो वो आप जो है रिकॉर्ड भी करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्म भी करेंगे इंचार्ज जो कि उस एरिया का इंचार्ज है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। इफ एनी ऑब्जर्वेशन, सिग्नेचर, डेट आर टू बी रिपीटेड, द सेम शुड बी रीरिटन। डेटो मार्किंग एज अबव और डू शुड नॉट बी यूज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन या सिग्नेचर या डेट जो है वो रिपीट होती है, तो आप ज़्यादातर ये होता है कि कोई चीज़ अगर रिपीट होती रहती है तो उसको जो है इन्वर्टेड कामास या फिर एज अबव या फिर डू, इस तरह की चीज़ें नीचे लिख के ये बताया जाता है कि मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही जो है नीचे लिखा जाएगा। तो जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर ये चीज़ें करना जो है वो मना है।
आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपकी सेम आए, आपकी सिग्नेचर सेम आए, आपकी डेट सेम आए, आपको वही जो है सेम शुड बी री रिटन, जो है वो सेम जो है दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। मैनुअल एंट्रीज शुड बी रिव्यूड एंड साइंड बाय द सेकंड पर्सन फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। जो मैनुअल एंट्री की जाएंगी वो दोबारा जो है रिव्यूड की जाएंगी और जो है साइन की जाएंगी सेकंड पर्सन से फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। जो मैनुअल एंट्रीज हैं वो रिव्यू की जाएंगी सेकंड पर्सन से फॉर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। मतलब आपकी जो मैनुअल एंट्रीज हैं, जो आपकी हैंड रिटन एंट्रीज हैं, उसको जो है दोबारा रिव्यू करेगा अगेन कोई पर्सन। जैसे कि अगर किसी ऑफिसर ने वो एंट्री की है तो उसके जो इंचार्ज हैं वो उसको रिव्यू करेंगे और उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के लिए। करेक्शन ऑफ एंट्री इन जीएमपी रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर वैसे तो करेक्शन जो है वो बहुत ही कम करनी चाहिए। करेक्शन जो है वो जो गलतियां हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल केयर के साथ जो है जीएमपी रिकॉर्ड्स की एंट्रीज करनी चाहिए। तो अगर कोई करेक्शन आ भी जाती है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि आप किस तरह से उसको करेक्ट करेंगे। तो इनकरेक्ट एंट्रीज इन द जीएमपी रिकॉर्ड्स शुड नॉट बी ओवर रिटन और ब्लॉक टू मेक इट अनरीडेबल। अगर आपसे कोई एंट्री जो है वो मिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप कुछ नंबर लिख रहे थे और आपसे नंबर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको पेन घुमा घुमा के उसको बिल्कुल मिटा देते हैं। तो ये जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको अनरीडेबल आपको नहीं बनाना है। ऑलवेज यूज अ सिंगल स्ट्राइक आउटलाइन टू मार्क द इनकरेक्ट एंट्री इन अ सच मैनर दैट एंट्री रिमेन्स रीडेबल। आपसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसके ऊपर एक सिंगल लाइन लगाते हैं, और सिंगल लाइन भी आप इस तरह से लगाएंगे कि वो एंट्री जो आपने गलत की है वो बिल्कुल रीडेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई उसे देखे तो पता चले कि ये गलती हुई थी और इसको हमने जो है करेक्ट किया था। तो सिंगल लाइन लगानी है, सिंगल लाइन से स्ट्राइक करना है, उसको बीच में एक लाइन लगानी है इन सच अ मैनर दैट एंट्री रिमेन्स रीडेबल। करेक्ट एंट्री शुड बी रिटन नियर टू द स्ट्राइक आउट एंट्री। आपकी जो करेक्ट एंट्री है वो उसके साथ आप एंट्री करेंगे जिससे आपने कट किया है, जिससे आपने लाइन लगाई है। पर्सन करेक्टिंग द एंट्री शुड बी इनिशियल सिग्नेचर एंड डेट अलॉन्ग विद द करेक्टेड एंट्री। द एंट्री के साथ आप एक इनिशियल सिग्नेचर करेंगे उस डेट के साथ। जिस पर्सन ने वो एंट्री जो है वो करेक्ट की है वही पर्सन सिग्नेचर करेगा और डेट डालेगा उसके साथ। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ओनली द पर्सन हु मेड द ओरिजिनल एंट्री एंड स्ट्राइक थ्रू शुड मेक द करेक्शन। जिसने ओरिजिनल एंट्री की है वही बंदा उसको स्ट्राइक थ्रू करेगा और उसे करेक्ट करेगा, उसकी करेक्शन करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने नंबर कोई गलत लिख दिया है, तो उसकी जो करेक्शन है वो भी मैं ही करूंगा, उसकी करेक्शन और कोई आके नहीं करेगा। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, वो छोड़ के चला गया है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया जाता है कि ये जो है करेक्शन है और ये पर्सन मौजूद नहीं है, तो उनकी नॉलेज में लाया जाता है। द रीजन फॉर करेक्टिंग द एंट्री शुड ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द रिकॉर्ड। और जो आपने करेक्शन की है, जो आपने एंट्री को करेक्ट किया है, उसकी रीजन भी आप जो है वो लिखेंगे लाजमी कि आपने जो करेक्शन की है उसका रीजन क्या है। इन द केस ऑफ स्पेस कॉन्स्टेंट इन द डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास स्पेस का इशू हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्राइक भी कर दी, उसको करेक्ट भी कर दिया, आप उसके साथ आप लिख नहीं पा रहे उसके रीजन, क्योंकि उस पेज डॉक्यूमेंट के ऊपर जगह नहीं है, तो आप द रीजन फॉर द करेक्शन शुड बी मेंशन्ड इन द फुटर ऑफ द रिकॉर्ड। आप उसको क्या करेंगे, उसको स्टार लगाएंगे और नीचे भी जो है उसके फुटर में, डॉक्यूमेंट के फुटर में भी स्टार लगाएंगे, और जो आपका रीजन आपने जो करेक्शन की है जिस रीजन की वजह से, वो रीजन आप उसमें नीचे लिख देंगे। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ मिसिंग एंट्रीज इन जीएमपी रिकॉर्ड्स। जो जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर एंट्री मिस हो जाती है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले तो एंट्रीज जो है जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो साथ साथ करनी चाहिए, कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि डेटा इंटीग्रिटी में पहले बताया गया था कि एंट्रीज इन द जीएमपी रिकॉर्ड्स शुड बी डन कंटेम्पोरेनियसली विद द एक्टिविटी।
आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो उसके साथ साथ ही उसका जीएमपी रिकॉर्ड्स या उसकी एंट्रीज जो है बीएमआरस, बीपीआरस या फॉर्म्स के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर उसके साथ साथ ही करते हो। हाउएवर, अगर मतलब द प्रोसीजर मेंशन बिलो शुड बी फॉलोड इन द एक्सेप्शनल केस ऑफ मिसिंग एंट्री इन द जीएमपी रिकॉर्ड्स। अगर आपसे कोई चीज मिस भी हो जाती है तो मैं नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे। मिसिंग एंट्री इन द जीएमपी रिकॉर्ड्स कैन बी री एंटर्ड लेटर इफ द डेटा आर रिट्रीवेबल। आप जीएमपी रिकॉर्ड्स की एंट्री अगर कोई मिस हो जाती है तो आप उसको दोबारा लिख सकते हैं अगर डेटा रिट्रीवेबल है। अब डेटा रिट्रीवेबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट टाइम ऑफ द ब्लेंडर इज मिस्ड बाय द ऑपरेटर, हाउएवर द एंट्री फॉर द सेम इज मेंशन्ड इन द इक्विपमेंट यूसेज लॉग। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि अगर ब्लेंडर का टाइम जो है, इनिशियल टाइम जो है वो ऑपरेटर से या स्टार्ट टाइम ऑपरेटर से मिस हो जाता है। ब्लेंडर जो हम टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, आई थिंक उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर उस ब्लेंडर का स्टार्ट टाइम ऑपरेटर से मिस हो जाता है और वो एंट्री मिस हो जाती है तो उसके बाद आप एंट्री दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर एक इक्विपमेंट यूजेज लॉगबुक भी मौजूद होती है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर, जिसमें आप जब इक्विपमेंट यूज करते हो तो उसका स्टार्ट टाइम या फिर क्लीनिंग जो टाइम है उसका, वो सारी चीजें आप मेंशन करते हो। हाउएवर, अगर आपसे जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर, बीएमआरस, बीपीआरस के अंदर जो है आपसे एंट्री अगर मिस हो जाती है तो आप इक्विपमेंट यूजेज लॉगबुक जो आपके पास मौजूद होती है उससे देखकर आप एंट्री कर सकते हैं। In a such case, an entry should be made with a clear indication of the date when the activity was performed and the date of the activity is recorded in the document. अच्छा, उसमें आप ये भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे एंट्री मिस हुई और कल आपसे एंट्री मिस हुई है और आप दोबारा आज लॉगबुक से एंट्री जो है देखकर उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो आपको डेट भी आज की डालनी पड़ेगी। उसमें लाजमी आपको इंडिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने जो है एंट्री मिस कर दी थी, इसकी वजह से आपने इक्विपमेंट यूजेज लॉगबुक से वो एंट्री देखकर की है, और आप उसको जो है आप सिग्नेचर भी करेंगे और डेट जो है वो आप वही डेट डालेंगे जिस डेट को आपने जो है उसमें एंट्री की है। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब कभी कोई इशू आ जाता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल कोई कंप्लेन आ जाती है, तो ये चीज़ें जो है बड़ी यूजेबल होती हैं कि आपने कहाँ एंट्री मिस कर दी थी, उसके अगले दिन पे कहाँ की थी। ये सारी चीज़ें जो है बहुत यूज़ होती हैं इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद मिसिंग एंट्री इन द जीएमपी रिकॉर्ड्स फॉर नॉन रिट्रीवेबल डेटा शुड बी हैंडल थ्रू द इवेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपके पास नॉन रिट्रीवेबल डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास लॉगबुक भी उस चीज़ की मौजूद नहीं है और आपने जीएमपी रिकॉर्ड्स के अंदर एंट्री भी मिस कर दी है, तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे? वो आप हैंडल इस तरह से करेंगे कि उसकी इवेंट जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर फॉलो करेंगे पूरा, कि आपके पास इशू क्यों आया, किस वजह से आया, ये सारी चीज़ें, और उसका अलग से एक डॉक्यूमेंट बनेगा और वो डॉक्यूमेंट उस बीएमआर बीपीआर के अंदर उसके साथ जो है लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल डेविएशन का आप कुछ भी ले लें। इसमें एक एग्जांपल भी दी गई है, ऑपरेटर मिस द रीडिंग ऑफ ड्राइंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेटर से कोई रीडिंग मिस हो गई ड्राइंग टेम्परेचर की ड्यूरिंग द ऑपरेशन, वेयर देयर इज नो ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इन प्लेस। आपके पास कोई ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग डेटा भी नहीं मौजूद, आपके पास लॉगबुक भी नहीं मौजूद, तो आप जो है वो प्रॉपर जो है इवेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद जो है उसके ये सारी चीजें देख के आप उसके अंदर एंट्री कर देंगे। तो उसके बाद वर्किंग विद ब्लैंक और अनयूज्ड स्पेस। अब ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी जो बीएमआरस बीपीआरस होती हैं उसके अंदर काफ़ी ब्लैंक या अनयूज्ड स्पेस भी काफ़ी रह जाती है, तो ये भी जीएमपी रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसको जो है आप जब नीचे कोई अगर जगह रह जाती है तो आप उसको स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक आउट करते हैं और उसके बीच में साइन और डेट डालते हैं और इसमें NA लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो ये क्यों किया जाता है? ब्लैंक अनयूज्ड स्पेस इन द जीएमपी रिकॉर्ड शुड बी स्ट्राइक आउट एज बिलो विद सिंगल लाइन विद साइन एंड डेट टू इंश्योर दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी एडेड लेटर।
तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो है बाद में कोई रिकॉर्ड जो है वो ऐड ना किया जाए। तो जब भी आपका कोई भी जो टास्क है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी एंट्री भी ख़त्म हो चुकी है, तो आपके पास जो स्पेस नीचे बच जाती है या पूरा एक पेज ब्लैंक बच जाता है, तो आप उसमें बिल्कुल बीच में लाइन लगाएंगे, उसमें NA लिखेंगे और साइन और डेट डालेंगे। उसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ GMP रिकॉर्ड्स। अब GMP रिकॉर्ड्स की कैंसिलेशन जो है वो किस तरह से हैंडल होती है? तो कैंसिलेशन ऑफ GMP रिकॉर्ड्स शुड ओनली बी अलाउड इन द रेयर केस। वो सिर्फ रेयर केस में अलाउड होती है और वो विद द अप्रूवल ऑफ QA होती है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अप्रूव करता है या QA हेड जो है अप्रूव करता है, उससे ही जो है वो कैंसिल किए जाते हैं GMP रिकॉर्ड्स। और एक्सेप्शनल केसेस सच एज स्पिलेज ऑफ केमिकल ऑन द रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल केमिकल जो है वो गिर जाता है किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर, तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसके अंदर जो है वो अलाउ किया जाता है GMP रिकॉर्ड्स को जो है कैंसिल किया जाता है और नए रिकॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं। इवन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुड बी फॉलो टू डिटरमाइन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये चीज़ें जो है इंसिडेंट्स में आती हैं। तो इंसिडेंट्स और डेविएशन की भी हमने वीडियो बनाई है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख ले। तो इवेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है वो भी फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके स्पेलेज हो गई और कहा है कि चलो कोई बात नहीं, आपको न्यू डॉक्यूमेंट दे देते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो उसकी इवेंट की इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, SOP को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। The reason for the cancellation should be document for cancellation of the document and signed by area in charge and QA। तो आपने जो डॉक्यूमेंट कैंसिल करवाया है तो उसका रीज़न भी आप लिखेंगे और जो उसका एरिया का पर्सन इंचार्ज होगा उसे साइन भी कराएंगे विद डेट, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी उसके साथ जो है साइन करेगा। तो ये थी हमारी GDP गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो और भी इंशाल्लाह आगे वीडियोस जो हैं हम बनाते रहेंगे। तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।